Hello friends, myself Manish Tomar, second year MBBS student from SN Medical College, आगरा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक नीट 2025 इजीली। नीट के कंपटीशन को बढ़ते हुए देखकर ऐसा लगता है कि नीट में सिलेक्शन ले पाना हर किसी के लिए आसान नहीं रह गया है, लेकिन एक सही डायरेक्शन और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आप नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं और एक अच्छी रैंक के साथ हो सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट प्लानिंग का होना जरूरी है। बेस्ट प्लानिंग में भी हमें दो चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। पहली, हमें क्या करना चाहिए, दूसरी हमें क्या नहीं करना। अगर इन दो चीजों को आप फॉलो करते हो तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की है। देखिए, नीट एक रेस है जिसमें आपको तेज भी दौड़ना है और संभल कर भी दौड़ना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, डिमोटिवेट करेंगी, लेकिन हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। हमको हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश करनी है। दोस्तों, इस नीट की रेस में हमें तब तक दौड़ना है जब तक हम नीट में आने वाले सिलेबस का हर टॉपिक्स बार बार रिवाइज नहीं कर लेते। उस टॉपिक को हमें अपना बनाना होगा, तभी हम इस दौड़ में जीत सकते हैं। तो आइए मिलकर बनाते हैं एक बेटर प्लानिंग। बेटर प्लानिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट, अगर हम बात करें तो आपको पहला पॉइंट, प्रिपेयर अ टाइम टेबल। इसमें आपको दो पॉइंट पे फोकस करना है। फर्स्ट, डिवाइड योर टाइम एंड सेकंड इज सेट योर डेडलाइन। पहले टॉपिक की अगर हम बात करें, डिवाइड योर टाइम, इसमें आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज प्लान करना है। इसमें क्या होगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप हर टॉपिक को इक्वली टाइम दे पाओगे और आपका ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपसे रह जाएगा। आप सारे के सारे टॉपिक्स इक्वली कवर कर लोगे। सेकंड इज सेट डेडलाइन। आपको हर टॉपिक की एक डेडलाइन सेट करनी होगी। आपको ये डिसाइड करना होगा कि इस टॉपिक को हमें कब तक खत्म करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट हो जाता है जिससे आप और ज्यादा एक्टिव हो जाते हो और उन टॉपिक्स को आप जल्दी से जल्दी खत्म कर पाओगे। हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स हार्ड होते हैं जो लेट समझ में आ पाते हैं, लेकिन जब डेडलाइन सेट हो जाती है तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और टाइम से ही उसको खत्म करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्टडी मटेरियल। देखिए, अगर आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि वहां का जो कोचिंग मटेरियल आपको मिला हुआ है वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। कारण क्या होता है कि जो हमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से उन मॉड्यूल्स में होता है। तो अगर आप साथ साथ उनको अच्छे से करेंगे, पूरे मॉड्यूल्स को करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी। विदाउट एनसीईआरटी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब आप पूछेंगे क्या तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि तीनों सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन आप फिजिक्स की एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू रिमेंबर, सारे सॉल्व एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चंस और लास्ट में जो समरी होती है चैप्टर की, वो आप पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, लास्ट में जो पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं उसमें से डायरेक्ट असर्शन रीजन जो है वो आए हुए हैं, तो वो चीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। रही बात केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो यहाँ पर आपको हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, मल्टीपल रिवीजन आपको करने पड़ेंगे एनसीईआरटी के। हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी स्टार्टिंग में समझ में ना आए। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड बार में आपको एनसीईआरटी समझ आए या ना आए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको एनसीईआरटी की हर लाइन से लड़ना है और उन लाइनों को अपना बनाना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे।
एनसीईआरटी जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। जितना आप एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ोगे उतना आप अच्छे से सवाल कर पाओगे। माने क्वेश्चंस में आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। याद रखिए, अगर आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं तो हो सकता है आपने एनसीईआरटी कम पढ़ी है, या आप कह सकते हो कि बारीकी से नहीं पढ़ी है। तो आपको एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना होगा, हर एक लाइन से आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है असर्शन एंड रीजन का, वो आप कर ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन जो है वो उठकर आती है नीट एग्जाम में, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़कर ही दे सकते हो। ऐसा होता है और हो रहा है और आगे भी होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको उसको याद भी रखना है लॉन्ग टाइम तक। ये कैसे हो पाएगा? तो ये मल्टीपल रिवीजन से हो पाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हर बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पहले थी नहीं, इसमें ये लाइन कैसे आ गई यहाँ पे। ऐसा होता है क्योंकि ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ही आपको सेलेक्ट करवा सकती है अच्छे नंबरों से। स्टडी मटेरियल में अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वो है नोट्स। जी हाँ, आपके अपने बनाए हुए नोट्स। जब हम क्लास में बैठकर नोट्स बनाते हैं तो हमारा फोकस बढ़ जाता है। फोकस के बढ़ने से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। और जब हम बनाते टाइम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में उन नोट्स में ऐड करते हैं। माने टीचर ने जो लिखवाया, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझते हो और अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रहती हैं। यकीन मानिए, अगर आप अपने हाथों से प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो लास्ट टाइम पे रिवीजन करना भी आसान हो जाता है नोट्स से। और जब आप मल्टीपल टाइम्स उन नोट्स को पढ़ते हो तो आपके वही नोट्स शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, और उन नोट्स की आपके दिमाग में ऐसी पिक्चरें बन जाती हैं कि आपको पता रहती है कि हाँ, मेरे नोट्स में क्या लिखा है, और मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है। लास्ट टाइम पर जब आप रिवीजन करते हो तो आपके नोट्स ही आपके काम आते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में हम बात कर लेते हैं पीवाईक्यू की। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो 60 से 70% जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू से या तो डायरेक्ट आए हुए हैं या फिर पीवाईक्यू से ड्राइव्ड हैं। पीवाईक्यू लगाने का बेस्ट तरीका, देखिए बहुत से लोग पीवाईक्यू लगाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू को लगाने का एक बेस्ट तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं एक अच्छा तरीका। आपको क्या करना है कि जब कोई चैप्टर चल रहा है तो उसके साथ साथ हमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने हैं। जैसे ही वो चैप्टर आपका खत्म हो जाता है तो फिर आपको एक साथ सारे पीवाईक्यू लगाने हैं। एक साथ जब पीवाईक्यू आप लगाने हैं तो आपको ये देखना है कि वह क्वेश्चंस जो है वो किस टॉपिक से आए हैं, और टॉपिक पता करके उस टॉपिक का नाम भी लिखना है उस क्वेश्चंस के नीचे। इसका फायदा क्या होगा आपको, जब आप बाद में फिर से रिवाइज करोगे, फिर से जब पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक से पीवाईक्यू आए हुए हैं। इससे जब आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, और आप ये भी पता कर पाओगे कि कौन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको 2 से 3 अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया वो आपका एक तरीके से वीक टॉपिक होगा, तो आप उस पर फोकस ज्यादा हो जाओगे। तो हमें अपनी दोनों चीजें पता चलेंगी, स्ट्रॉन्ग और वीकनेस। दूसरा पॉइंट, जब आप बार बार पीवाईक्यू लगाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नीट में जो सवाल आने हैं वो पीवाईक्यू जैसे ही आने हैं और आप वैसे ही प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप नीट का एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं, इनकी तो मुझे प्रैक्टिस बहुत है। जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो सारी बातें हैं वो बाहर निकल के आएंगी, क्योंकि आप इन चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो ठीक करने की कोशिश भी करोगे और आसानी से ये चीजें
ठीक भी हो जाएंगे। और एक बार ये चीजें अगर सही हो गई तो आपकी जो वीकनेस है वो स्ट्रांगनेस में चेंज हो जाएगी। पीवाईक्यू लगाते समय ध्यान देना है कि माना कि एक पीवाईक्यू ठीक करने से हमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने हर एक टॉपिक को एलिमिनेट क्यों किया है। हो सकता है उन 3 ऑप्शन से आप 3 एमसीक्यूज ड्राइव कर लें, यानी कि आप अपने से सोचकर कि इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था, अगर क्या होता कि ये ऑप्शन ना दे के ये वाला ऑप्शन ऐड कर देते तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता या फिर थोड़ा हार्ड हो जाता। तो ऐसे आप सोच सोचकर एक सवाल से 3 से 4 सवाल आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर आप एक दिन में 25 क्वेश्चंस भी करते हो और एक क्वेश्चन को 3 से 4 क्वेश्चंस आप उससे ड्राइव करते हो तो आप दिन में 75 to 100 क्वेश्चन कर पाओगे। और इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ड्राइव कर पा रहे हो तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप 1 से 2 क्वेश्चन ड्राइव ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे हमें इस प्रैक्टिस को अपनी को आगे बढ़ाना है। लास्ट टाइम तक ऐसा होगा कि आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को ड्राइव कर पाओगे और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। हो सकता है आपने पहले जो पीवाईक्यू लगाया और उससे जो 3 से 4 सवाल आपने खुद से सोचे, हो सकता है वो आगे आपको मिल जाए, यानी कि पीवाईक्यू में आपके सवाल मिल सकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। डॉक्टर बनने से पहले पीवाईक्यू का ऑपरेशन कर दो, यही नीट की जान है। बाकी की प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है? तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए आपको आपके नोट्स, आपका कोचिंग मटेरियल और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, यही से आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। कोचिंग मटेरियल आपको 1 से 2 बार लगाना ही लगाना है। पहली बार में तो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। अब लगाने का क्या तरीका है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आएंगे। मैंने कुछ ग्रेडिंग दे रखी है कि जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा जो आसानी से आपको हो जाएगा। सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे 2 बार 3 बार अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया हो, जो आपको टीचर से पूछने की जरूरत पड़ी हो। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसे आप नहीं कर पा रहे हो, आप भूल रहे हो, लेकिन आप नोट्स देख के उस सवाल को आप आसानी से कर देते हो। तो आपकी 3 ग्रेडिंग हो गई। पहली जो फॉर्मूला बेस्ड थी और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको किया। बाकी की जो 2 ग्रेडिंग है, यानी कि जिनमें आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ी, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो सर हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, तो वो आपका वीक में जाएगा। हो सकता है कोई कम वीक हो, कोई ज्यादा वीक हो, उसमें आपको 2 ग्रेडिंग देनी है। आप कैसे भी टिक लगा सकते हो, जैसे 3 स्टार, जैसा मैं अपना जो टिक लगाता था वो स्टार के रूप में लगाता था, यानी कि 5 स्टार या फिर 3 स्टार, ऐसे करके ग्रेडिंग में देता था। अब क्या होगा, जब लास्ट टाइम पे आप सवाल करोगे तो क्या हमें पूरा मॉड्यूल लगाना होगा? नहीं, यही आपने जो ग्रेडिंग करी है, जो 3 स्टार और 5 स्टार, या फिर आपने अपने से जो ग्रेडिंग करी है कि यार ये वाला सवाल तो होना ही होना चाहिए और ये सवाल मुझे दोबारा रिवीजन में करना ही करना है, क्योंकि इससे मेरे 2 से 3 टॉपिक कवर हो जा रहे हैं। तो आपको 3 से 4 तरीके के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स के आपको टिक लगाने हैं। एक जो आपके वीक हो और कितना वीक है वो भी लगाना है, और एक जो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को करने से 2 से 3 कॉन्सेप्ट मेरे रिवाइज होते हैं। तो होगा क्या, जब लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करने बैठोगे तो आप सारा मॉड्यूल नहीं लगा सकते। आप क्या लगाओगे, टिक वाले क्वेश्चंस लगाओगे, और पीवाईक्यू में भी जो ऐसे हमने टिक लगाए थे वही लगाने हैं। देखिए, ये एक सिस्टमेटिक तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं चलोगे तो लास्ट टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे कि हम क्या करें। हमारा कोई मान लो फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है तो हम कौन से क्वेश्चंस करके जाएं, किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। यार हम ये करेंगे ना, इससे क्या होगा, हमने जो पीछे रिवाइज किया है, हमने जो स्टार्टिंग में चैप्टर जब चल रहे थे, हमारे प्रिपरेशन जब चल रही थी, तब हमने जो क्वेश्चंस किए उनमें हम फंसे, उनमें हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया, वो सारा हमें याद आएगा, सारी चीजें हमें फिर से मेमोराइज होंगी, कारण इन्हीं टिक लगाने से। तो आपको टिक क्वेश्चंस को लगाना ही लगाना है और लास्ट में यही टिक वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं।
बाकी जब आप हर बार टॉपिक को रिवाइज करो तो आपके जो नोट्स के क्वेश्चन हैं जो लेक्चर में कराए हुए हैं वो आपको बिना सॉल्यूशन देके करने ही करने हैं। उनसे आपको पता लगेगा कि हमें चीजें कितनी मेमोराइज हुई हैं। तो आप अपने आप को मिरर दिखाते रहिए हमेशा। यकीन मानिए आप अपने आप को ऐसे मिरर दिखाते रहेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम आएंगी उनका सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल लोगे। देखिए नीट हमें देना है, उसके लिए हम अपनी जितनी वीकनेस को अपने से बाहर निकालेंगे वो ऐसे ही निकलेंगी। एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप जाओगे तो आप ऐसे ही चले जाओगे, बिना प्लानिंग के आप जाओगे तो कितना भी स्ट्रगल कर लेना, हो सकता है आप नीट में सेलेक्ट ना हो पाओ। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट नोट्स की। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स क्या आपको बनाने हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि आपके जो नोट्स हैं आप उन्हीं को शॉर्ट नोट्स बनाओ। कैसे पॉसिबल है? तो बार बार पढ़ने से। जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ये अपने नोट्स हैं वो छोटे लगने लगेंगे। आपको पता होगा कि जब आप किसी एक रास्ते पे बार बार जाते हो तो वो रास्ता आपको छोटा लगने लगता है और आसपास के जितने भी पॉइंट्स आते हैं रास्ते में वो सारे याद हो जाते हैं। ऐसे ही आपको नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है ताकि आपके नोट्स जो है वो छोटे लगने लगे, एक शॉर्ट नोट्स लगने लगे। आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ते टाइम एक हाइलाइटर लेना है। हो सकता है आप डिफरेंट तरीके के हाइलाइटर ले सकते हैं। उनसे आप अंडरलाइन करो कि कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग हैं हमारे, कौन से टॉपिक हमारे वीक हैं और कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स हमें रिवीजन टाइम पर करने ही करने हैं। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो जो हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स हैं आप उनको पढ़ के ही पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि होता क्या है, जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो एक पेज पर तो लास्ट टाइम पर जब हम उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, कुछ चीजें हमारी छूट रही हैं क्योंकि हम अपने जो नोट्स हैं उनको नहीं देख पाए हैं। इसलिए हाईलाइट जब आप करोगे तो फोकस तो आपको हाईलाइट करी हुई टॉपिक्स पर होगा, लेकिन साथ ही साथ जो आसपास की जो चीजें होंगी वो भी आप एक बार देखते चलोगे तो एक पिक्चर जो है वो आपकी बन जाएगी, पूरे नोट्स की बन जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि हमने तो पूरे नोट्स रिवाइज करे हैं। शॉर्ट नोट्स का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठो किसी चैप्टर की तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पेपर पर उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले खुद से मेमोराइज करके लिखने हैं। फॉर्मूले के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी लिखते जाने हैं कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है, इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आता है और इसको हमें ऐसे करना चाहिए। वो सारी चीजें आपको लिख देनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे। तो यही काम जब एक बार चैप्टर फिनिश हो जाए, आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाए, तो प्रैक्टिस के बाद करना है। फिर देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट आया है। आप देखोगे कि पहले से आप जल्दी लिख पाओगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या मेरा वीक था और क्या मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे। तो जो चीजें हैं आपकी वो 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएंगी और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगी। नंबर 6, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं और हर मॉक टेस्ट को आपको ऐसा समझ के जाना है कि आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो पूरी साल तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप मॉक टेस्ट देने आए हैं या नीट का पेपर देने आए हैं। देखिए मॉक टेस्ट अब जब आप देने जाओ तो सबसे पहले पूरी तैयारी के साथ, यानी कि आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए और उन सिलेबस में आने वाले हर टॉपिक्स पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होकर आपको मॉक टेस्ट देने जाना है। ऐसा नहीं कि अरे यार मॉक टेस्ट ही तो है, अगला फिर आएगा, अगले में फिर पढ़ लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, पूरी तैयारी के साथ जाना है। ऐसे समझ के जाना है कि ये नीट का पेपर है। जब आप मॉक टेस्ट दे के आओ उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, पूरे पेपर को एनालिसिस करना है। याद रखना, मॉक टेस्ट देना इंपोर्टेंट नहीं है बल्कि उसको एनालिसिस करना इंपोर्टेंट है। आप जब तक एनालिसिस नहीं करोगे मॉक टेस्ट देने का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एनालिसिस में आपको क्या करना है, आपको अपने वीक पॉइंट्स देखने हैं, आपसे कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए थे, आप किन टॉपिक्स को आप भूल गए थे, और या फिर हो सकता है आप फॉर्मूलेस भूल गए हो तो आप कौन से फॉर्मूलेस भूल गए हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। तो आपको सारी मिस्टेक्स आपको देखनी है और उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। याद रखिए नीट आने तक
जितने भी मॉक टेस्ट होंगे हमारे, वो हमारी मिस्टेक्स को निकालेंगे और हमें नीट तक सारी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी मिस्टेक्स को छुपाना नहीं है, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। और जो आपने एनालिसिस किया उसको आप एक पेपर पे लिखोगे। पेपर पे लिखने के बाद जब दूसरा मॉक टेस्ट देने जाओगे तो उसको रिवाइज करके जाना है, और दूसरा जो मॉक टेस्ट देने जाना है वो पूरी तैयारी के साथ, यानी कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव करने के बाद जाना है, ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल सके इन मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उसको पूरा देख सकते हैं। बाकी और कौन सी चीज है जो आपको फॉलो करनी है, देखिए आपको फोकस रहना है और डिसिप्लिन रहना है, और थर्ड आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। आपकी कंटिन्यूटी आपको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकती है। फोर्थ, आपको अपने हर काम की प्रायोरिटी सेट करनी होगी। बाकी बीच बीच में आप एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ टाइम दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या नहीं करना है। नेवर लीव एनी टॉपिक। ध्यान रहे जो चैप्टर चल रहे हैं उसका हर टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कवर करना है। बाद में कर लेंगे ऐसा नहीं करना है। अगर ये सोच लिया और ये स्टार्ट आपने कर दिया कि बाद में कर लेंगे, तो समझिएगा आपकी रैंक गिरती जाएगी, और रैंक तो छोड़िए, धीरे धीरे आप सिलेक्शन से भी दूर होते जाओगे। अरे आप छोड़ने की तो बात ही मत करिए, आप तो ये सोचिए कि हमको इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना है और नीट में एक अच्छी रैंक लेके आनी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसको आपने 2 से 3 बार ना पढ़ा हो और उसकी 2 से 3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करी हो। जिन चीजों को आप भूलते हो उनको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते रहना है, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट में आ रही हो या नहीं आ रही हो। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। देखिए डिस्ट्रैक्शन की एक लिमिट होनी चाहिए। हो सकता है आपको मोबाइल चलाने का शौक हो और आप मोबाइल चलाने में बिजी हो जाते हो, लेकिन सबकी एक अपनी एक लिमिट होती है, तो आपको एक लिमिट में ही ये चीजें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी मॉक टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। जिन चीजों से आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो उन चीजों को कभी छोड़ना ही नहीं है। आपको हर चीज आपको पढ़नी है और अच्छे से रिवाइज भी करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मिस्टेक्स को छिपाना नहीं है, बल्कि उनको निकालना है और नीट आने से पहले उनको इम्प्रूव करना है। याद रखिए, जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं करोगे आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये कड़वा सच है, लेकिन ट्रू यही है कि आपको सारी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस बेटर प्लानिंग के साथ एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होगे नीट एग्जाम में। आगे मैं हर एक सब्जेक्ट की इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।